हमने कल जो किया था बेटा, इट वाज एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की हेल्प से हमने सोल्व किया था एंड वी फाउंड कि इन आरएल सर्किट यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टिव सर्किट के अंदर फाइनली वी फाउंड कि जो करंट था दैट लैग्स वोल्टेज बाय ए फेज एंगल ऑफ थीटा सच दैट टेंजेंट थीटा हमने निकाला था एक्सएल बाई आर, दैट इज ओमेगा एल बाई आर आ गया था। ठीक है, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो है अब नेक्स्ट एसी सर्किट। भाई अपने ये म्यूट करें अपने आप को सभी। एसी सर्किट एंड कैपेसिटर। ठीक है, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर यानी आरसी सर्किट। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ बेटा, हमने आरसी सर्किट वहां पर भी डिस्कस किए थे। कहां पर? जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस कर रहे थे वहां पर भी। तो एग्जाम में एक देख लेना कि आपसे कौन सी सर्किट पूछी गई है, ठीक है कि नहीं है, कि जैसे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस भी पढ़ी थी हमने, वो एक अलग चीज थी। और ये क्या पढ़ रहे हैं हम? एसी सर्किट पढ़ रहे हैं। बस ये एक थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं बच्चे कई बार एग्जाम के अंदर। ठीक है, देख लो बेटा, मान लो ये मेरे पास रेजिस्टेंस है और ये क्या है बेटा? कैपेसिटर है। दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं और किससे जुड़े हुए हैं? एक एसी सोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। ये तो सिंबल पता है ना, सर्कल, सर्कल के अंदर एक वेव दिखा दो तो ये किसका सिंबल बन जाता है बेटा? एसी सोर्स का सिंबल बन जाता है। और एसी की हेल्प से हम क्या लगाते हैं? ईएमएफ अप्लाई करते हैं। और ईएमएफ हम कौन सी फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख रहे थे। उसका जो हम बात कर रहे थे कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है ना। तो लेट अप्लाइड ईएमएफ मेरे पास कितना हो गया? हम मान लेते हैं लेट अप्लाइड ईएमएफ ई इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया बेटा? ई नोट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी। मैं हर रोज इसका मीनिंग बता रहा हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम टी पर जो वैल्यू होगी। ई नोट पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं बेटा। और ओमेगा टी ये जो एंगल है ये इसके फेज को रिप्रेजेंट करता है, ई नोट के फेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों सीरीज में है, मैं कल भी कह रहा था बेटा सीरीज में करंट की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। मान लेते हैं, चलो लेट आई नोट बी द पीक वैल्यू ऑफ करंट, peak value of current in the circuit, peak value of current in the circuit। और हमने कहा था हम साथ साथ एक फेजर डायग्राम ड्रा कर लेंगे, ठीक है, और लास्ट में से पूरा भी करेंगे। तो ये था हमारे पास, देखो बेटा, इसको एक्स एक्सिस कह लीजिए, या अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बोल रहे थे तो याद करो इसको क्या बोला था हमने बेटा? रियल एक्सिस कहा था, और इसको हमने बोला था इमेजिनरी एक्सिस, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए आई नोट को हमने कहीं रिप्रेजेंट कर लिया। मान लीजिए आई नोट को रिप्रेजेंट कर, मुझे नहीं पता इसकी फेज कितनी है ना, ये एंगल कितना है, यही तो मुझे फाइंड आउट करना है। करंट का तो मुझे पता है ओमेगा टी है, पर इस करंट की कितनी है ये मुझे अल्टीमेटली फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नाउ शुरुआत करते हैं रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है? करंट एंड वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होते हैं? सेम फेज होते हैं। इट मींस जे का फैक्टर नहीं आएगा। ओके, इन रेजिस्टेंस इन आर अल्टरनेटिंग ईएमएफ या वोल्टेज कह लो एंड अल्टरनेटिंग करंट आर इन सेम फेज। तो इसलिए क्या बताई थी बेटा? सो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर कितनी आ जाएगी? देखो याद, देखो वोल्टेज के लिए हमें ईएमएफ या वोल्टेज की बात कर रहे थे हम। रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, और पीक वैल्यू के लिए क्या लगाते हैं? नोट। देखो जहां भी पीक वैल्यू होती है नोट का सिंबल लगाते हैं ना, तो ये पीक वैल्यू होगी। और ये सिंपल सी बात है, कितनी आ जाएगी बेटा? पीक करंट इनटू रेजिस्टेंस हो गया।
एंड करंट एंड वोल्टेज आपने कहा कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट इज दैट कॉल्ड, सॉरी सेम फेज है ना, सेम फेज में जिधर करंट है उधर ही आपका क्या आ जाएगा, ई आर ओ आ जाएगा ना। कल भी यही क्या था, बिल्कुल रेजिस्टेंस वाला पार्ट तो बदलता ही नहीं है। ये ओ पी हो गया बेटा, और ओ से पी तक कितना हो गया, ई आर ओ हो गया, बिकॉज दे आर इन सेम फेज। ठीक है, तो हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ओपी से रिप्रेजेंट कर दिया इसको। क्लियर है। अब आ जाओ बेटा कैपेसिटर में। कैपेसिटर में क्या होता है, सी से कैपेसिटर, सी से करंट। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, पर करंट तो हमने पहले से फिक्स कर दिया, आई नोट है, तो हमें वोल्टेज सोचनी है। तो करंट लीड करता है तो मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूं कि वोल्टेज क्या करती है, लैग करती है। सिंस इन कैपेसिटर वोल्टेज लैग्स, करंट लीड तो वोल्टेज लैग पीछे रह जाएगी, लैग्स करंट बाई फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। तो क्या हो जाएगा, देखो ई सी है ना, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू की लिख रहा हूं, पीक वोल्ट, ये क्या चीज लिख रहा हूं, पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ई सी ओ। देखो बेटा फिर से देखो, ओ आई है, वोल्टेज के लिए ई, कैपेसिटर के अक्रॉस है सी, और वो पीक के लिए सीधी बात है आई नोट, और साथ में क्या हो जाएगा बेटा, एक्सी, आई नोट इंटू एक्सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ओके, और बताओ पीछे जा रहे हैं हम 90 से, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, जे से या माइनस जे से, बताओ बेटे। अगर माइनस जे से, बिल्कुल ठीक बात है बेटा, लीड कर रहा हो तो प्लस जे से मल्टीप्लाई, तो यहां पर क्या करेंगे आप, माइनस जे से मल्टीप्लाई। वेर एक्सी आपको पता ही है कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है, जिसकी वैल्यू होती है 1 बाई ओमेगा सी या 1 बाई 2 पाई न्यू सी होती है। तो अगर मैं इस फेजर डायग्राम में ड्रा करूं बेटा इसको, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, यहां से 90 डिग्री पीछे, यहां से 90 डिग्री पीछे, सॉरी अभी शायद 90 नहीं दिख रहा है एंगल, थोड़ा सा और अच्छे से दिखा दें हमें यहाँ पर। एक मिनट बस, ठीक है। अब अगर हमें दिखाना है तो यहाँ पे दिखा दें बेटा, इससे 90 डिग्री पे, ये एंगल 90 डिग्री, और ये क्या चीज है, वोल्टेज है ई सी ओ हो गया। ठीक है, क्लियर बेटा यहां तक की बातें। अब देखो, सो नाउ जो अप्लाइड पीक वोल्टेज है, अप्लाइड पीक वोल्टेज ई नोट, ये किस किस का सम होगी, ई ओ आर। आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो वही स्टेप्स हैं जो कल करे थे आपने, वीसीओ, बस थोड़ा प्लस की जगह माइनस आ गया है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, आई नोट इंटू आर बेटा, माइनस जे आई नोट इंटू एक्सी, और ई नोट इज इक्वल टू आई नोट बाहर बेटे, एंड दिस इज आर माइनस जे एक्सी। बताओ ठीक है यहां तक की बात है। और दिस कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ई नोट आई नोट याद है, और इसको क्या लिखा था, जेड। फिर जेड किसको लिखूंगा बेटा मैं, ये, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जेड वैसे क्या कहलाएगी, इंपीडेंस, क्योंकि आर और एक्सी का रिजल्टेंट है, लेकिन विद जे है तो कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस बोलेंगे। वेयर हमने जेड किसकी जगह लिखा है बेटा, वेयर जेड लिखा है मैंने आर माइनस जे एक्स सी, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स impedance, is complex impedance। ओके, जहां तक इसको कैसे लिख सकते हो आप, मैंने कल भी बताया था बेटा, मॉडुलस तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। मैं पूछूं कि भाई बताओ मुझे इसका मॉडुलस कितना होगा, साइन कोस के बिना भी लिख सकते हैं ना, इट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सी के स्क्वायर का अंडर रूट, और आर स्क्वायर प्लस एक्सी मैंने बताया था 1 बाई ओमेगा सी, तो ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर का अंडर रूट। एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको,
और इसी चीज को बेटा अगर मैं पोलर फॉर्म में कहता आपसे, कॉम्प्लेक्स नंबर की मोड, तो मॉडुलस क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस जे, ठीक है ना, साइन थीटा। क्लियर इन दोनों को? तो इसको कंपेयर, यहाँ पे एक जेड हो रहेगा बेटा, जेड, जेड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, जेड तो बाहर, दिस इज कोस थीटा माइनस जे साइन थीटा बेटा, एंड दिस इज जेड, क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस जे थीटा। बेटा प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका ई की पावर माइनस जे थीटा। ये बल्कि रादर 8 हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 8 ए कर लो, इसको 8 भी कर देते हैं। ये आगे बेटा इम्पीडेंस की वैल्यू वेयर, अगर मैं पूछूं आपसे, थीटा मैंने अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट किया है ना, तो निकल आएगा यहाँ से, इन दोनों कंपेयर करो, यहाँ से क्या आ गया देखो, जेड कोस थीटा, जेड कोस थीटा आर के बराबर है, और जेड साइन थीटा एक्सी के बराबर है। तो इसको इससे डिवाइड कर दूं, मान लीजिए 9a है, ये 9b है बेटा, तो 9b को 9a से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज एक्सी बाई आर और 1 बाई ओमेगा सी आर। तो थीटा की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, थीटा आ गया टेंजेंट इनवर्स 1 बाई ओमेगा सी आर। थीटा मैंने अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट किया था, तो नॉन पैरामीटर्स की टर्म्स में वैल्यू आ गई। जेड भी का मॉडुलस मैंने अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट किया था, तो नॉन आर ओमेगा और सी मुझे गिवन है बेटा, ये आ गया आपके पास। समझ रहे हैं कुछ बात, सिंपल सी वही स्टेप्स हैं बेटा। तो ये कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस आ गई, क्योंकि हम हमारा सिलेबस जो है ना बेटा, क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि बात तो वही निकाली, यही बात हमारे वेक्टर फॉर्म में निकाली थी हमने प्लस 2 में, लेकिन वहां वेक्टर फॉर्म की हेल्प से थी। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमें कह रखा है सिलेबस में, तो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म की हेल्प से निकाल रहे हैं। तो अब देखो हमारे पास क्या हो गया, देखो अप्लाइड ईएमएफ क्या बनाऊ, अप्लाइड ईएमएफ हो गया बेटा E इज इक्वल टू ई नोट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी, 11a लिख लेते हैं। इंपीडेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या आ गई बेटा, मॉडुलस ऑफ जेड ई रेज टू पावर माइनस जे थीटा। तो क्या इन दोनों को डिवाइड कर दो तो करंट नहीं आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट। देखो आई नोट जो था बेटा वो क्या था, पीक करंट, और अब ये क्या, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, यहां से जो करंट आएगा वो कौन सा करंट होगा, इंस्टेंटेनियस करंट होगा। इट इज ई नोट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड ई रेज टू पावर माइनस जेड थीटा। और बेटा इट इज ई नोट बाई मॉडुलस ऑफ जेड, और ये ऊपर जाकर प्लस का ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी प्लस थीटा, और दिस इज आई नोट हो गया कि नहीं हो गया बताओ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट आ गई यहां से। ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज आई इज इक्वल टू आई नोट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी प्लस थीटा। नंबर 11 बताओ मुझे सोच के, देखो बेटा ईएमएफ की फेज देखो जे ओमेगा टी यानी ओमेगा टी है, और करंट की फेज आ गई ओमेगा टी प्लस थीटा। सोच के बताओ कौन लीड कर रहा है, ईएमएफ लीड कर रहा है कि करंट लीड कर रहा है, बोलो शाबाश। बेटा ईएमएफ की फेज ध्यान से देखो कितनी है, जे करंट लीड कर रहा है सर, करंट कर रहा है बेटा, ये ओमेगा, हाँ ओमेगा टी है बेटा, और ईएमएफ की ना करंट की फेज कितनी आई, ओमेगा टी प्लस थीटा। तो किसकी ज्यादा आई, करंट की ज्यादा आ गई ना, कितने एंगल से, थीटा से, ठीक है। हाँ तो अगर मैं 11 मैं कहूंगा 11 और ये 11C को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि इन इन AC RC सर्किट, AC लीड्स वोल्टेज, लीड्स EMF by a phase angle of बेटा, सॉरी थीटा लिखा था, जो भी सिंबल बनाया आपने, थीटा।
बाई फेज एंगल ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज, आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे अभी भी, टेंजेंट इनवर्स 1 बाई ओमेगा सी आर आ गया, ठीक है। ऑल्सो आई नोट, ये देखो थीटा तो ये कैलकुलेट कर रखा, अब आई नोट किसकी जगह आया है, ई नोट बाई जेड, ई नोट बाई जेड, दैट इज ई नोट बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर आ गया। और ये क्या आगे बेटा आपके पास, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये मैथमेटिकली हमने देखा बेटा कि आपका जो करंट है वो लीड कर रहा है आरसी सर्किट में। कल आपने देखा था करंट लैग कर रहा है। अब जरा उस डायग्राम पर चलते हैं जो हम शुरू में बना रहे थे, इस डायग्राम पे आ जाओ बेटा। ये दो चीजें हैं, इन दोनों का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूं आप लोगों से, तो वेक्टर फॉर्म में बात करूं तो देखो बेटा, पैरेललोग्राम बनाओ, ठीक है। और ये ऐसा कुछ बन जाएगा रिजल्टेंट, थोड़ा सा और ऊपर बना सकता था। तो रिजल्टेंट क्या होता है, ये पैरेललोग्राम होता है कि नहीं होता, देखो ये ई नोट हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे ई नोट देगा। और ई नोट का फेज तो पता है, सॉरी भाई थोड़ा सा एंगल ना कंजस्टेड हो, ये वाला एंगल बेटा ई नोट का एक्स एक्सिस के साथ ये जो छोटा सा एंगल दिख रहा है ये ओमेगा टी होगा, बोलोगा कि नहीं, ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, ओमेगा टी होगा आपके पास, क्लियर। और ये जो एंगल है करंट का एंगल अभी भी निकाला आपने, देखो सॉरी ये ओमेगा टी प्लस थीटा, तो ओमेगा टी तो है ही है यहां तक, और थीटा ही हो गया बेटा। तो आज देख भी सकते हो, यहां देखो इस डायग्राम में भी करंट जो है बेटा वो ईएमएफ से एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस की तरफ घूमेगा। जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, मैंने कल भी बताया था, वो लीड करते हैं कि नहीं करते हैं, और क्लॉकवाइज जो होता है वो लैग करता है। तो अगर इन दोनों को देखो तो यहां से ई नोट से आई नोट की तरफ जाऊं तो मुझे यूं जाना पड़ रहा है बेटा, ये एरो दिखा रखा है मैंने एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब करंट जो है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है वोल्टेज को, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। वो डायग्राम से भी निकाल दिया हमने, और वहां हमने उससे भी निकाला था, किसकी हेल्प से निकाला था बेटा हमने, डायग्राम की हेल्प से, और प्लस वो वहां पे उसकी हेल्प से, जो सिंपल होता है ना अपना ये वेक्टर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के नाम से। बताओ ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारे पास एसी सर्किट कंटेनिंग व्हाट इज दैट कॉल्ड आरसी। कल मैंने करवाया आरएल, अब आज करवाया आरसी। अब मैं करवा रहा हूं आपको जिसमें तीनों एक साथ जुड़े हुए बेटा। अच्छा ये अगर मैं आईजीयू की बात करूं बेटा, ठीक है ना, तो जो लास्ट ईयर का पेपर था, ठीक है, उस पेपर में ये आया हुआ था, यानी कि हमारे पास जो 20 में पेपर हुआ था बेटा, आईजीयू में ये आर्टिकल आ चुका है पिछली बार ही, ठीक है, तो देख लेना अब। तो अब देखो हमारे पास नेक्स्ट में जो करवा रहा हूं, नेक्स्ट है बेटा एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, ओके। यहां तक की बात है, यानी कि अब क्या हो गया, एलसीआर तीनों एक साथ जुड़े हैं। एलसीआर लिखनी कौन सी सर्किट है, एसी सर्किट है, वहां भी पढ़ी थी हमने, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर, वहां पर भी डिस्कस किया था बेटा, और यहाँ पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मेरे को बस यही डर लगता है, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि बच्चे ना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लास्ट ईयर ये आर्टिकल आया हुआ था आरसी सर्किट का, तो जब कॉपियां चेक करने आई हमारे पास तो वी फाउंड कि बहुत सारे बच्चों ने जैसे ये इसके बजाय वो वाला आर्टिकल लिख दिया, एसी के बजाय डीसी या डीसी के एसी, तो वो उल्टा फिर बड़ा दुख होता है बच्चों के लिए ना। पर मतलब आपने अगर गलत लिखा हुआ है तो वी कैन नॉट गिव यू मार्क्स एट दैट टाइम। ये रेजिस्टेंस है बेटा, इंडक्टेंस है, कैपेसिटर है बेटा,
तीनों एक साथ सीरीज में जुड़े हैं। ये एसी सोर्स बता रखा है, सर्कल बनाकर एक वेव का साइन दिखा दिया करो। ये मेरे पास एसी सोर्स है, ये एसी सोर्स है बेटा, ठीक है। तो वही बात है क्या हमारे पास, क्या हाल है? कोरोना के पोस्ट इफेक्ट कैसे ऐसे भी होते हैं। किसी स्टूडेंट की आवाज़ ऐसी हो गई है, आई एम अनेबल टू फाइंड कि स्टूडेंट्स की आवाज़ ऐसी भी हो जाती है भाई। पोस्ट इफेक्ट बहुत ख़राब होने कोरोना के, सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। कोरोना के हमारे बच्चे, आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा कि आपकी आवाज़ ऐसी हो गई। चलो खैर हम चलो करते हैं बेटा, ठीक है। हम वही करेंगे, E इज इक्वल टू ई नोट ई रेस्ट टू पावर जे ओमेगा टी। ये क्या है आपका अप्लाइड ईएमएफ है। एज यूजुअल आई टोल्ड यू दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये पीक वैल्यू है बेटा, और ओमेगा टी क्या होती है, फेज। तीनों में क्या सेम रहेगा, करंट। लेट आई नोट बी द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट। और एज यूजुअल डायग्राम बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि हम आई नोट को पहले फिक्स कर देते हैं। देखिए आई नोट तो सीरीज है ना, तो आई नोट सेम रहेगा तीनों के अंदर। तो जो चेंज होगा वो क्या होगा, या तो करंट चेंज होगा हमारे ना, वोल्टेजेस जो है वो या तो लीड करेंगे या लैग करेंगे बेटा, ओके। तो अब हमारे पास क्या है देखो, नेक्स्ट अगर मैं बनाऊं तो देखो वैसे स्टार्ट करते हैं बेटा बनाना डायग्राम। मैंने कहा था ये रियल एक्सिस कहते हैं इसको, एक्स एक्सिस को, और इधर आपके पास कौन सा होता है, ये इमेजिनरी एक्सिस। अब क्या होगा देखो, एज यूजुअल बेटा क्या करो, करंट को फिक्स कर लो, ठीक है। हम करंट को एक किसी भी डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं बेटा, फिक्स कर लेते हैं। मान लीजिए, और वही बार बार हमारा मकसद क्या है बेटा, अब इस करंट की फेज निकालना। क्यों, क्योंकि ईएमएफ की फेज तो मुझे पता है, ईएमएफ की तो ओमेगा टी है। अगर फेज ओमेगा टी प्लस आ गई तो इसका हम कहते हैं करंट लीड कर रहा है, और ओमेगा टी माइनस में कुछ आ गई तो लैग कर रहा है, ठीक है। वन बाय वन पहले रेजिस्टेंस की बात करूं बेटा, रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, करंट की सेम फेज में होगी कि नहीं होगी हमारे पास। एज इज नंबर वन, इन आर current and voltage are in same phase, current and voltage are in same phase। तो इसलिए देखो पीक वैल्यू को निकालते हैं बेटा, सिंबल से फेमिलियर हो गए होंगे अब तक आप लोग। ये पीक वैल्यू का सिंबल है ना बेटा, आर और ओ, मतलब ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड उस पीक वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, इट इज आई नोट इंटू आर हो गया। और सेम फेज में तो किधर रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, जिधर आई नोट होता है, क्योंकि दे आर इन सेम फेज। सेम फेज में तो यहाँ कहीं रिप्रेजेंट करते हैं हम, जैसे मान लीजिए मैंने ये कर दिया बेटा ओ पी, एंड दिस इज ई, क्या है मेरे पास, आर ओ। नंबर टू, अगर मैं आगे चलूं अब,
तो अब देखो दूसरा क्या आ गया, इंडक्टर। इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज लीड करती है 90 से, करंट लैग करता है। मैं एक एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है ना। तो इन इंडक्टर, दूसरा क्या है बेटा, इन एल, करंट तो फिक्स है, तो हम वोल्टेज की बताएं। इंडक्टर में वोल्टेज जो होती है बेटा, वोल्टेज लीड्स करंट बाय ए फेज एंगल ऑफ π/2। तो देखो बेटा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और हम उसकी पीक वैल्यू को ही डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर पीक वैल्यू को डिफाइन करोगे देखो बेटा, तो ये हो गया आई नोट, एल है तो एक्सएल, और वोल्टेज लीड कर रहा है ना 90 से, तो प्लस जे से मल्टीप्लाई, प्लस जे से मल्टीप्लाई, वेयर एक्सएल पता ही है आपको, ओमेगा एल होता है बेटा, या क्या होता है आपका 2 पाई न्यू एल होता है हमारे पास। क्यों भाई, 90 डिग्री से लीड करेगा कि नहीं करेगा, तो 90 डिग्री से लीड करने का मतलब क्या हो गया, इसको जे से मल्टीप्लाई, तो 90, तो 90 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा इसको, ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल, और मान लीजिए ओ क्या ओ मान लेता हूं मैं इसको, और ये क्या हो गया, ई एल ओ आ गया बेटा, क्लियर, ई एल ओ आ गया। अब चलते हैं आगे। अब बारी आई कैपेसिटर की। कैपेसिटर में तो अभी अभी क्या है आपने, कैपेसिटर में क्या होता है, करंट, कैपेसिटर में देखो क्या होता है, ये होता है करंट, सॉरी ईएमएफ जो होता है, वोल्टेज जो होती है वो क्या करती है, लैग करती है ना, कितने एंगल से, π/2 से, तो माइनस जे, ये वाली टर्म आएगी, ये तो आज ही करी हमने। तो क्या आ जाएगा देखो बेटा, दिस इज नंबर 3, इन कैपेसिटर वोल्टेज लैग्स करंट, क्योंकि सी से कैपेसिटर, सी से करंट, करंट लीड करता है, तो वोल्टेज क्या करेगी, लैग, वोल्टेज लैग्स करंट बाय ए फेज एंगल ऑफ π/2। तो क्या हो जाएगा बेटा, ई कैपेसिटर के अक्रॉस इट्स पीक वैल्यू आई नोट इंटू एक्सी, और चूंकि वोल्टेज लैग कर रही है तो माइनस जे 90 से, तो अगर न्यू नहीं थीटा से कर रही तब भी आप जे से तभी करेंगे आप मल्टीप्लाई, जे या माइनस जे से, जब कितने का फेज डिफरेंस होगा बेटा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। वेयर एक्सी विल बी 1/ω/c, इट इज 1/2 पाई न्यू सी, और आपने कहा 90 से क्या करेगा, लैग, तो हमारे पास क्या होगा देखो, इधर दिखा दें हम कहीं, ये हो जाएगा, इससे 90 जब इधर जाओगे बेटा, तो क्या ये बिल्कुल इसके अपोजिट नहीं आ जाएगा, 180 का एंगल बन जाएगा भाई, ये 90 आगे, 90 बिल्कुल इसके पीछे होगा ये। लेट अस सपोज ये क्यू डैश से डिनोट कर दिया हमने, और ये क्या है, ई सी ओ, क्लियर। तो नाउ जो ई नोट अप्लाई किया था बेटा हमने, वो क्या बन जाएगा आपके पास, अगर मैं कहूं नाउ जो ई नोट है बेटे, वो क्या हो जाएगा आपका, देखो ई आर ओ प्लस ई एल ओ प्लस ई सी ओ, यही तो जाएगा, सभी आर्टिकल्स में आप यही तो करते रहे बेटा। तो और ईओ, देखो बेटा आई नोट, कहो तो मैं सब में से आई नोट बाहर ले लूं, देखो इसमें भी आई नोट है, इसमें भी आई नोट है, इसमें भी आई नोट है, तीनों टर्म्स में से आई नोट बाहर लो, आर प्लस जे, इन दोनों में से जे, और ये आ गया बेटा एक्सएल माइनस एक्सी, और एज यूजुअल वही, इसको क्या लिखोगे आप, आई नोट इंटू जेड। नंबर 4, वेयर जेड किसको लिखा है मैंने, जेड मैंने लिखा है बेटा आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है। ये क्या चीज है, इट इज कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस बेटा, इंपीडेंस द रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस, कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, ठीक है।
अगर मैं कहूं कि इस डायग्राम को पूरा कर लें, एक बार इस डायग्राम को पूरा करते हैं बेटा। देखो तो अब पहले इन दो का रिजल्टेंट निकाल लें। ये दोनों अपोजिट, दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट a माइनस बी, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट ELO इज ग्रेटर देन ECO। भाई कोई तो बड़ा होगा एक स्पेशल केस में, फिर हम स्पेशल केस डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में ना, कि अगर ECO बड़ा हो जाए तो क्या होगा, बराबर हो जाए तो क्या हो जाए। फिलहाल शुरुआत करने के लिए मैंने ELO को बड़ा मान लिया, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट, नो फिजिक्स बिहाइंड इट बेटा, इट इज प्योरली एन एजम्पशन। आप कोई कहे मैं इसको बड़ा मानूंगा, बिल्कुल मान सकते हो आप, दोनों में कोई भी बड़ा हो सकता है, इवन बराबर भी हो सकते हैं, पर वो एक स्पेशल केस है बराबर वाला। तो मैंने मान लिया कि ELO ECO से बड़ा है, तो बेटा दो वेक्टर अगर अपोजिट हो तो रिजल्टेंट क्या होता है, a माइनस बी। तो यहाँ पे मान लीजिए इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ जाएगा, ठीक है। मैं किसी और कलर की हेल्प, ये आ गया OC, और OC कितना बचा मेरे पास। अब ये इसको नाम दे दूं मैं कुछ, यहाँ पे m दे दिया। OM जो है, मैं यही लिख रहा हूं ताकि ऊपर दिखता रहे तुम्हें, OM जो है वो बचेगा ELO माइनस ECO, ये बचेगा इनका रिजल्टेंट। अब मेरे पास एक OM है और एक OP है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है बेटा। जो पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, इसके पैरेलल, ऐसे इसके पैरेलल, और ये आ जाएगा रिजल्टेंट। ये E नोट हो गया बेटा, और E नोट की फेज ये पूरी, ये है E नोट की फेज, ठीक है ना। ये तो ओमेगा टी होगी ना, ब्लैक से दिखाइए जो, ये बेटा, क्योंकि ये E नोट है और E नोट तो हमने अप्लाई किया था, अप्लाई करते वक्त तो उसकी फेज कितनी थी बेटा, E नोट की तो कितनी फेज होती है, ओमेगा टी फेज होती है, तो ये ओमेगा टी हो गया हमारे पास। ओके, अब देखो करंट यहाँ है, तो ये जो एंगल होगा इसको हम थीटा बोलते हैं। E नोट और I नोट के बीच का जो एंगल है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, थीटा। कौन से एंगल को, इसको, ये थीटा। ये डायग्राम पूरा हो गया, यानी इस डायग्राम से अब मुझे देखो पता लग रहा है ना, करंट किधर है, क्लॉकवाइज सेंस में, करंट क्लॉकवाइज सेंस में। यानी इस डायग्राम के हिसाब से करंट जो होगा वो लैग करेगा, जो क्लॉकवाइज होता है वो लैग करता ना, लैग करेगा किसको, EMF को, बाई थीटा। ये तो ये डायग्राम कह रहा है। अब जरा मैथमेटिक्स भी देखेंगे हम। ओके, देखो तो कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस ये आ गई थी बेटा, तो अगर मैं आपसे कहूं कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस आ गई थी, तो ये होगी Z, इट इज R प्लस J, और ये क्या हो जाएगा बेटा, XL माइनस XC, और इसको वही उसी फॉर्म में लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ Z कोस थीटा प्लस मॉडुलस ऑफ Z साइन थीटा। ओके, ये वाली चीज लिखेंगे बेटा, वेयर मॉडुलस ऑफ Z कोस थीटा R के बराबर है, और मॉडुलस ऑफ Z साइन थीटा XL माइनस XC है। नंबर डाल लेते हैं हम एक बार, कितना हो चुका है हमारे पास, 5 हो चुके हैं। दिस इज, मान लीजिए नंबर इसके बाद में लिखते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, Z e रेज टू पावर बेटा J थीटा, बता रखा है ना आपको, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब इसको नंबर 6 डाल देते हैं, ये 7a हो गया हमारे पास, और ये 7b। स्क्वेयरिंग करके ऐड करोगे तो मॉडुलस आ जाएगा आपके पास। ये देखो बेटा, ध्यान आएगा आपको, +2 क्लास में आप यही वाली इंपीडेंस तो पढ़ते हैं। तो ये इंपीडेंस का एम्पलीट्यूड आ गया, मॉडुलस कह सकते हैं आप। और अगर कहे जी थीटा निकालना है तो डिवाइड कर दो किसको, 7b को 7a से डिवाइड कर दो बेटा, तो टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, XL माइनस XC बाई R आ गया। तो करंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी नाउ, I जो होगा बेटा वो कितना होगा आपका, E बाई Z। E की वैल्यू कितनी है, E नोट E रेज टू पावर, ये आपने अप्लाई किया है बेटा, और Z की वैल्यू कितनी है, Z E रेज टू पावर J थीटा। ये इंस्टेंटेनियस करंट आ गया आपके पास, I आ गया बेटा, दिस इज E नोट बाई Z E रेज टू पावर J, ये ऊपर जाकर बेटा माइनस का ओमेगा टी माइनस थीटा, और दिस में भी रिटन एज I नोट E रेज टू पावर J ओमेगा टी माइनस थीटा।
यहां से भी देखो बेटा, ईएमएफ की ओमेगा टी है, इसकी कितनी है, ओमेगा टी माइनस थीटा है, हो गया ना, माइनस में होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन एलसीआर सर्किट अल्टरनेटिंग करंट क्या कर रहा है बेटा, इट लैग्स वोल्टेज बाय ए फेज एंगल ऑफ थीटा, और इसकी वैल्यू किस में दे रखी है आपने, गिवन इन 7D इक्वेशन। क्यों भाई, लेकिन ये कब है, कब लैग कर रहा है बेटा, जब हमने क्या ज्यूम कर लिया था कि ELO इंडक्टर का रोल ज्यादा है, कैपेसिटर का रोल कम है, लेकिन ये कंडीशन इट इज नॉट ए वेरी जनरल रिजल्ट, इट इज ए रिजल्ट व्हेन ELO इज ग्रेटर देन क्या था बेटा, ECO था हमारे पास। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से बेटा LCR सर्किट के अंदर जो करंट है वो क्या करेगा बेटा, लैग करेगा, यदि आप क्या मानते हो कि ये इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट है। समझ में आया।